हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं कंट्रोलिंग पीपीएम का वन शॉट करने वाले हैं। कंट्रोलिंग का सबसे छोटा वाला चैप्टर है जिसमें आप बहुत इजीली मार्क्स उठा सकते हैं, मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो है कंट्रोलिंग। तो आइए, आज का हमारा जो टारगेट रहेगा वो कंट्रोलिंग को करना रहेगा। ये सेशन जो है बहुत शॉर्ट है, तो 30 मिनट्स का सेशन होने वाला है, इसीलिए आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप पूरा का पूरा सेशन बहुत अच्छे से देखो। कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे इस सेशन में। ओके, चलिए सबसे पहले तो भैया लाइक टारगेट आप कंप्लीट करोगे, बिकॉज आज का है लाइक टारगेट 300 प्लस लाइक्स। 300 प्लस लाइक्स को अचीव करवा दो फटाफट से। आज करने वाले हैं कंट्रोलिंग वाला चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सीरियसली छोटा चैप्टर है, आराम आराम से करते हैं। सबसे पहले यह बता दो कि आप लोग रेडी हो या नहीं। आप लोग रेडी हो या नहीं बता दो। चालू करे सेशन को, चालू करे कि नहीं बताइए। कंट्रोलिंग वाला सेशन को आज चालू करे या नहीं बताइए। यस भैया, चालू कर दो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग का मतलब है दोस्तों कि जो आपने प्लानिंग बनाया, इतना मेहनत से जो प्लान आपने बनाया था, उस प्लान को आप चेक करोगे। जो आपने ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, वो सब चीज को आप चेक करोगे, जाके वेरीफाई करोगे कि सब कुछ एज पर द प्लान चल रहा है या नहीं। सब कुछ एज पर द प्लान, सारे के सारे मैनेजरियल जो फंक्शंस है वो एज पर द प्लान चल रहा है या नहीं। So the meaning of controlling functions can be defined as ensuring that activities in the organization, जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी चल रहे हैं, वो एज पर द प्लान्स हो रहा है या नहीं। इसका क्या मतलब है? कंट्रोलिंग। इसका क्या मतलब है दोस्तों? कंट्रोलिंग। ओके, तो कंट्रोलिंग ऑल्सो इंश्योर्स दैट द organizational resources are being used effectively and efficiently for the achievement of the मतलब माइंड गोल्स। इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेस है, ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेस है, मैन, मनी और मटेरियल, वो क्या बेहतर तरीके से आप यूज कर पा रहे हो, इसका मतलब ही होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट फंक्शंस है वो एज पर द प्लान सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेस हैं, जैसे मैन, मनी और मटेरियल, उसको क्या आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रहे हो, इसका मतलब होता है कंट्रोल। क्लियर है? कंट्रोलिंग का डेफिनेशन क्लियर है? बताओ, क्लियर है तो बताओ। कंट्रोलिंग मतलब चेक करना, कंट्रोलिंग मतलब वेरीफाई करना कि जो भी मैनेजरियल फंक्शंस आज तक हमने ये परफॉर्म किए हैं, जो भी एक्टिविटीज आज तक हमने परफॉर्म किए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो एज पर द प्लान चल रहा है या नहीं। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल्स का फीचर क्या है? कंट्रोल का फीचर क्या है? क्यों करते हैं कंट्रोल? कंट्रोल की अच्छाई क्या है? कंट्रोल की अच्छाई क्या है? सबसे पहले, द मेन फीचर ऑफ कंट्रोल आर कंट्रोलिंग आर कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी हर हमेशा दिन रात सुबह शाम आपको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा दोस्तों। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये धर्म है, ये कर्म है कि वो अपने एम्प्लॉइज, वो अपने एक्टिविटीज को देख रेख करते रहे कि सब कुछ एज पर द प्लान चल रहा है या नहीं। इफ द मैनेजर्स डू नॉट कैरी द कंट्रोलिंग फंक्शंस कंटिन्यूअसली, अगर मैनेजर्स कंटिन्यूअसली ना करे कंट्रोलिंग फंक्शंस, तो भाई सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट मे बी मूव्ड टुवर्ड्स द रॉन्ग वे, यानी कि एम्प्लॉइज लोग काम करना बंद कर देंगे, एम्प्लॉइज लोग काम फिर नहीं करेंगे। कंट्रोलिंग मतलब वेरीफाई करना, चेक करना कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर चेक ही नहीं होगा तो सबऑर्डिनेट लोग तो भैया काम करना छोड़ देंगे ना भाई। वो पबजी खेलेंगे, जीटीए खेलेंगे, काम नहीं करेंगे। क्लियर है? इसके बाद सेकंड फीचर, ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव फंक्शन, ऑल परवेसिव फंक्शन मतलब क्या होता है कि कंट्रोलिंग फंक्शंस जो है ना हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है। An important functions of the manager of each and every department is to exercise power control, प्रॉपर कंट्रोल एक्सरसाइज करना। क्लियर है? प्रॉपर कंट्रोल एक्सरसाइज करना। और कंट्रोलिंग फंक्शंस जो है ना वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है, वेदर इट इज स्मॉल, वेदर इट इज बिग, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है कंट्रोलिंग जो है वो अप्लाई करता है। क्लियर है? इसके बाद देखिए,
बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एवर चेंजिंग है, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत चेंज होता है, तो उस चेंज को अडेप्ट कौन करवाता है? उस चेंज को अडेप्ट कंट्रोलिंग फंक्शंस की वजह से ही हो पाता है। वो चेंज को अडेप्ट आप कंट्रोलिंग फंक्शंस की वजह से ही कर पाते हो, सिंपल सा बात है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन इज डायनेमिक इन नेचर, कंट्रोलिंग फंक्शन इज डायनेमिक इन नेचर। जिस हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा उस हिसाब से हम लोग भी अपने आप को चेंज कर लेंगे, हम लोग भी अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, सिंपल। इसके बाद कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। पास्ट को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एक बार चेक कर लिए कि सब कुछ एज पर द प्लान चल रहा है या नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, आपको अब क्या करना चाहिए? आपको अब फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, आपको फॉरवर्ड देखना चाहिए। तो पास्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। Actually, control is exercised for attaining the expected result in future by applying the knowledge acquired through evaluation of past performance. Past performance को evaluate करके हम लोग future performance पर ध्यान देते हैं, इसीलिए कंट्रोलिंग को फॉरवर्ड लुकिंग बोला जाता है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ हो गया वेरिफिकेशन प्रोसेस। फिफ्थ क्या हो गया? वेरिफिकेशन प्रोसेस। द मेन पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग इज टू वेरीफाई वेदर देयर इज एनी डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग का सबसे मेन फंक्शन क्या हो गया? पर्पस क्या हो गया? कि वेरीफाई करना, वेरीफाई करना कि एक्चुअल और मतलब कि डेविएशन में क्या फर्क है। जैसे मैंने टारगेट किया कि मुझे मिलना चाहिए 80 लेकिन आ गया 75, तो 75 क्यों आया? इसका मेन रीजन को फाइंड करना इज ए फीचर ऑफ कंट्रोलिंग, सिंपल सा बात है, इज द फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी हम लोग कंट्रोलिंग का ही यूज करते हैं। इसके बाद गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कंट्रोलिंग फंक्शन को यूज करके हम लोग अपने प्लान्स को इंप्रूव्ड करते हैं, अच्छा बनाते हैं और अपने गोल्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हम लोग अचीव कर लेते हैं इजीली। द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द functions of the subordinate of the very organization for fulfilling the organizational goal in the best possible way. सिंपल सा बात है, कंट्रोलिंग फंक्शंस को करके हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पूरा कर सकते हैं, सिंपल सा बात है। लास्ट है फंक्शंस ऑफ लास्ट फेज। तो कंट्रोलिंग को ना लास्ट वाला फंक्शन बोला जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब चीज करने के बाद हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, इसीलिए कंट्रोलिंग को क्या बोला जाता है बाबू? फंक्शन ऑफ लास्ट फेज। क्या बोला जाता है? फंक्शन ऑफ लास्ट फेज। आइए अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? क्या है इंपॉर्टेंस कंट्रोलिंग का? सबसे पहला इंपॉर्टेंस, अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? प्लीज बताओ समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? चैट बॉक्स में लिखो समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? यस, प्लीज ध्यान दो। 20-30 मिनट का ये सेशन है, आराम से कंप्लीट करके चले जाना घर। आज छोटा सेशन होने वाला है, सिंपल सा बात है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग कंट्रोलिंग फंक्शंस करते हैं। कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, सिंपल सा बात है। अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। थ्रू कंट्रोलिंग मैनेजर कैन फाइंड आउट द एरर्स एंड ओमिशंस। कंट्रोलिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं? एरर्स एंड ओमिशंस फाइंड कर सकते हैं। क्या गलती हमसे हो गई और उस गलती को हम सुधार कैसे कर सकते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कोई अगर गलती हो गई तो उसको रेक्टिफाई करते हैं कंट्रोलिंग से। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने के बाद हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करते हैं। अगर आप एक गलती को सुधार लेते हो तो गोल्स को, अपने टारगेट को अचीव करना और भी ज्यादा इजी बन जाता है। सबसे पहले आपने देखा कि एज पर द प्लान्स मैं क्या गलत कर रहा हूं, आपने ये देख के चेक किया कि क्या गलत कर रहा हूं, इसके बाद आपने एक्शन लिया उसके ऊपर और उसके बाद उसको रेक्टिफाई कर दिया, बस बात खत्म। इसके बाद क्या आता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है। कंट्रोलिंग के वजह से आप अपने रिसोर्सेस का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। एंड इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम हेल्प्स टू प्रिवेंट मिसयूज एंड वेस्टेजेस ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। अगर आप बहुत अच्छे से कंट्रोलिंग कर रहे हो ना तो इससे क्या होगा? ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेस का जो वेस्टेज है, उसका मिसयूज है, वो बंद हो जाएगा, सिंपल। इसके बाद बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस, इफ एन एम्प्लॉय मेक्स एनी मिस्टेक इन परफॉर्मिंग ड्यूटी द सेम इज डायरेक्टेड थ्रू कंट्रोल। अगर एक एम्प्लॉय गलती करता है
अगर एक एम्प्लॉय पिछली बार गलती किया था और उस गलती की वजह से एज पर द प्लान सब कुछ सही नहीं जा रहा था, तो इस बार वो सही करने लगेगा ना, इस बार उसका जो परफॉर्मेंस है उसका सही होने लगेगा ना। बताओ समझ में आया कि नहीं? बेटर परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? एक एम्प्लॉय जो पहले मिस्टेक किया करता था, अब कंट्रोलिंग की वजह से अपना मिस्टेक वो सुधार देगा और बेटर परफॉर्म करेगा। सिंपल। इसके बाद लिखा हुआ है टाइमली सुपरविजन। तो टाइमली सुपरविजन का मतलब क्या हुआ? कंट्रोलिंग की वजह से आप टाइम पे सुपरविजन करते हो, आप अपने वर्क को रेगुलरली कंट्रोल कर पाते हो। कंट्रोलिंग प्रोवाइड्स रिपोर्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ द वर्क रेगुलरली, so if there is any errors and omissions between the actual performance and the desired performance, problem can be detected and rectified before they become uncontrollable. तो कंट्रोलिंग की वजह से आप वर्क्स को, प्रोग्रेस को रेगुलरली चेक कर पाते हो कि कैसा चल रहा है काम, क्या चल रहा है काम। अगर कोई एरर एंड ओमिशन हुआ है तो आप उसको सुधार सकते हो, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। क्लियर है? आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। इंप्रूवमेंट ऑफ द प्लान्स। इंप्रूवमेंट ऑफ द प्लान्स मतलब क्या? अगर कोई डेफिशिएंसी है प्लान में, अगर कोई एग्जिस्टिंग प्लान में डेफिशिएंसी है तो उस प्लान को आप इंप्रूव कर सकते हो ना कंट्रोलिंग के थ्रू। अगर मान लीजिए प्रीवियस प्लान आपका सही नहीं था, प्रीवियस प्लानिंग में आपका गलती था, उस प्लान को आप इस बार इंप्रूव कर दोगे ना। इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन द एग्जिस्टिंग प्लान, द सेम कैन बी फाउंड आउट थ्रू कंट्रोलिंग। द मैनेजर इंप्रूव द एग्जिस्टिंग प्लान थ्रू रिमूवल ऑफ द वेरी डेफिशिएंसी। इसके बाद मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि एक एम्प्लॉय के मोटिवेशन के लिए भी आप कंट्रोलिंग का यूज करते हो। सिंपल सा बात है, कंट्रोलिंग करने की वजह से एक एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है और एक एम्प्लॉय सही तरीके से काम करता है। एक एम्प्लॉय को लगता है कि हमारा बॉस हमारा कितना ख्याल रखता है। कंट्रोलिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज। कंट्रोलिंग जो है ना, आइडेंटिफाई करता है कि कौन एफिशिएंट है और कौन इनएफिशिएंट है, और जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज है ना उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सिंपल सा बात, उसको ज्यादा ट्रेनिंग दिया जाता है टू रिमूव देयर वीकनेस। क्लियर है? तो इसको आप एक एक बार करके घर में अगर रीड कर लोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझा दिए हैं ऑलरेडी। इसके बाद देखिए लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कंट्रोलिंग का बेइज्जती। सबसे पहला लिमिटेशन कंप्लेक्सिटी। कंप्लेक्सिटी यानी कि कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा कंप्लेक्स है। कितना प्लान्स को तुम चेक करेगा, कितना बड़ा बड़ा तुम प्लान्स बनाए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, हर कुछ को तो चेक तुम नहीं कर पाओगे एक्यूरेटली, हर किसी चीज को तुम प्रेडिक्ट या चेक नहीं कर पाओगे। तो कंट्रोलिंग इसीलिए कंप्लेक्स है, कंट्रोलिंग इसीलिए बहुत ज्यादा कंप्लेक्स है, बहुत ज्यादा टफ है। कंट्रोलिंग करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, सब कुछ चीज को कंट्रोलिंग करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अनफोर्सेन फैक्टर्स। कंट्रोलिंग इज ऑफन लिमिटेड बाय अनफोर्सेन एक्सटर्नल फैक्टर्स। कभी कभी कंट्रोलिंग आप नहीं कर पाते हो ड्यू टू अनफोर्सेन एक्सटर्नल फैक्टर्स। कुछ एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर्स आ गए, एक्सटर्नल इश्यूज आ गए, उस वजह से आप चाह के भी कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हो, उस वजह से आप चाह के भी कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनफोर्सेन फैक्टर। अनफोर्सेन क्या? फैक्टर्स। इसके बाद देखिए रिसोर्स कंस्टेंट। लिमिटेड रिसोर्सेस हो गया जैसे कि टाइम, मनी, मैन पावर, इस वजह से आप कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो आप कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे। सिंपल सा बात है। तो रिसोर्स कंस्टेंट इज द मेन फैक्टर। रेजिस्टेंस टू कंट्रोल पीपल और एलिमेंट विद इन ए सिस्टम में रेजिस्ट कंट्रोल मेजर्स लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज और फेलियर्स। जैसे कि कुछ कुछ लोग ना कंट्रोलिंग करने से आपको मना करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग ना कंट्रोलिंग नहीं करना चाहते हैं, बोलते हैं इतना कौन करेगा, इतना झंझट कौन पालेगा। कोई कोई लोग कंट्रोलिंग करने से रोकते हैं, इस वजह से नहीं हो पाता है, इस वजह से इनएफिशिएंसीज, फेलियर देखने को मिलता है। इसके बाद कंट्रोलिंग एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पूरा का पूरा आप 100% मतलब कि कंट्रोलिंग कभी नहीं कर पाइएगा, 100% कंट्रोलिंग कभी नहीं कर पाइएगा, कुछ ना कुछ चीज छूट जाएगा आपका। ओके, तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिस्टम कैन हिंडर इफेक्टिव कंट्रोल। क्लियर है? और सिक्स्थ हो गया मतलब कि चेंज जो होता है ना, मान लीजिए कॉन्स्टेंटली अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर आप कंट्रोलिंग कर रहे हो
फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि कभी कभी इन्वायरमेंट ऐसा चेंज होता है कि आप चाह के भी कंट्रोलिंग नहीं कर पा रहे, चाह के भी कंट्रोलिंग आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग में क्या क्या आता है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला स्टेप कंट्रोलिंग का, सबसे पहला स्टेप स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड। स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, आप सबसे पहले अपना बेंचमार्क बनाओगे, टारगेट बनाओगे। जैसे आपका टारगेट रहेगा 80, तो आप सबसे पहले अपना टारगेट बनाए। स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड का मतलब है अपना क्लियर ऑब्जेक्टिव, अपना टारगेट, अपना बेंचमार्क सेट करना। डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स और बेंचमार्क दैट रिप्रेजेंट्स डिजायर्ड आउटकम्स और परफॉर्मेंस लेवल। इसके बाद आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। इसके बाद आप अपने परफॉर्मेंस को क्या करोगे, मेजर करोगे उससे। ठीक है, कि मैंने टारगेट तो बनाया था 80 का, मैंने 80 का टारगेट बनाया था, लेकिन 75 ही आया। क्यों आया 75? उसको मेजर करोगे उसके साथ। क्लियर है? मेजर करने के बाद आप कंपेयर करोगे, इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो कि कितना मार्क्स का डिफरेंस है। सिंपल सा बात है। आप इसके बाद क्या करते हो, 80 का टारगेट बनाया था, 75 आया, इसका मतलब आप कंपेयर कर रहे हो 5 मार्क्स का डिफरेंस। आप कंपेयर कर रहे हो मतलब कि परफॉर्मेंस को। आप इसके बाद एनालाइज करोगे कि ये डेविएशन आया तो आया क्यों, ये डिफरेंस आया तो आया क्यों। इन्वेस्टिगेट द रीजंस फॉर डेविएशन फॉर द स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग रूट कॉजेस एंड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप कुछ करेक्टिव एक्शंस लोगे। इसके बाद आप कुछ क्या करोगे, आप करोगे करेक्टिव एक्शंस, करेक्टिव एक्शंस लोगे कुछ। ठीक है, कि ये डेविएशन जो अराइज हुआ, 80 का सोचा था 75 आया, 5 मार्क्स का डिफरेंस क्यों हुआ, इसके लिए आप कुछ सही डिसीजन लोगे, सही एक्शन लोगे। और इसीलिए आप क्या करोगे, उसके बाद इवैल्यूएट रिजल्ट है। अगर आपको स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग पूछ लिया जाए ना एग्जामिनेशन में, तो आप ये 5 पॉइंट्स लिख देना। सिंपल सा बात है, आप 5 पॉइंट्स लिख देना। सिंपल सा बात है, अगर आपको स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग पूछ लिया जाए तो आप ये 5 पॉइंट्स लिख देना। ओके, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। देखिए, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल मतलब क्या होता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है ना, वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट है, इंटर मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं चल सकता, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं हो सकता। अगर आप प्लान ही नहीं करोगे तो कैसे आप कंट्रोल कर पाओगे, बताइए। तो इसी को बना बना के आपको लिख देना है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट, दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्लानिंग जो है ना कंट्रोलिंग का बेस है, as controlling involves measurement of performance against the standard to analyze deviations and take corrective actions। ठीक है, कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। परफॉर्मेंस को आप मेजरमेंट कीजिए, डेविएशन को एनालाइज कीजिए और करेक्टिव एक्शंस दीजिए। सिंपल सा बात है। ओके, इसके बाद देखिए, इसको आप बना बना के लिखिएगा। इसके बाद देखिए, स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग ऑलरेडी हम लोग कर लिए हैं, दोबारा करने का नहीं है। अगर आपको इधर से पढ़ना है इधर से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरियस टूल्स फॉर कंट्रोलिंग। वेरियस टूल्स फॉर कंट्रोलिंग यानी कि कंट्रोलिंग कैसे कैसे किया जाता है, कौन कौन से टूल्स के मदद से हम लोग कंट्रोलिंग कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, सबसे पहला आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मैं जितना खर्चा करूंगा, मैं चाहूंगा कि भैया उतना मेरा जेब में आए। सिंपल सा बात है, मैं अगर 100 रुपए का खर्चा कर रहा हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भैया 250 मेरा जेब में आए, 250 रुपए मेरे जेब में आए। तो इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी डिफाइंड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टेक्निक्स। इट प्रोवाइड्स द बेसिक एंड गाइड्स फॉर मेजरिंग वेदर or not invested capital has been used effectively for generating a reasonable amount of return। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि क्या मैं जनरेट कर पा रहा हूं, क्या मैं जितना खर्चा किया हूं उससे क्या मैं रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड से किया जाता है, ये पर आ रहा है। सबसे पहला आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको लिख दीजिएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कितना मैंने कॉस्ट लगाया है, उस कॉस्ट से क्या मैं रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा या नहीं।
इसके बाद देखिए, इसके बाद हो गया रेशियो एनालिसिस। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेशियोज यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रेशियो एनालिसिस करते हैं, जैसे लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मतलब कि टर्नओवर रेशियो। कंट्रोलिंग करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, रेशियो एनालिसिस भी करते हैं। क्लियर है? तो ये सेकंड हो गया। इसके बाद देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मतलब क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मतलब हो गया जहां पे सारे के सारे डिविजन्स हो, डिपार्टमेंट्स हो, डिफरेंट सेक्शंस में बनाए गए हो, जैसे कॉस्ट सेंटर हो गया, रेवेन्यू सेंटर हो गया, प्रॉफिट सेंटर हो गया, इन्वेस्टमेंट सेंटर हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। Responsibility accounting can be defined as a system of accounting in which overall involvement in the different sections, divisions, departments of the organizations are set up in the responsibility centers. Clear है? जैसे कि कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमने खोल दिया है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग चीज चेक होगा। जैसे कॉस्ट सेंटर में कॉस्टिंग वाला चीज सेट होगा, चेक होगा, रेवेन्यू सेंटर में रेवेन्यू वाला चीज चेक होगा, प्रॉफिट सेंटर में प्रॉफिट वाला चीज, इन्वेस्टमेंट सेंटर में इन्वेस्टमेंट वाला चीज। इसके बाद देखिए मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट मतलब एक कंपनी का मैनेजर भी कभी कभी क्या करता है, ऑडिट करता है। ऑडिट करना मतलब कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को मैनेज करना, देखना कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही सब कुछ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस चेक करेंगे कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आज हम लोग जो है ना कंट्रोलिंग ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो थैंक यू गाइस, कंट्रोलिंग हमारा खत्म हो गया फाइनली। आप लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कीजिएगा। आज का सेशन इतना ही था, कल मिलते हैं वापस से मोटिवेशन और मतलब कि कोऑर्डिनेशन, वही हमारा लास्ट चैप्टर है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।